fan-based story. रात के 9:30 बज रहे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया था। रामू अपनी फटी हुई कमीज के बटनों को ठीक करते हुए तेज कदमों से सेठ बच्चन जी की हवेली की तरफ बढ़ रहा था। कड़ाके की ठंड थी और अपने हाथों को रेसता मानो उसे और भी ठंड का एहसास करा रही हो। रामू एक सीधा साधा मजदूर था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी छोटी बेटी मुन्नी पिछले कई दिनों से एक नई फ्रॉक की जिद कर रही थी, लेकिन रामू के पास 2 वक्त की रोटी के भी लाले थे। कल शाम जब वो घर लौटा तो मुन्नी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, बापू, मेले में सब लड़कियां नए कपड़े पहनेंगी, क्या मेरे लिए कुछ नहीं आएगा? रामू के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बस उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसकी पत्नी रेखा भी बीमारी के कारण चारपाई पर पड़ी रहती थी, जिसकी दवाओं के लिए भी पैसों की सख्त जरूरत थी। चलते चलते रामू बड़बड़ाया, पता नहीं सेठ जी ने इतनी रात को क्यों बुलाया है। कहीं पिछला उधार तो नहीं मांगेंगे, या फिर कोई भारी काम होगा। भगवान करे बस कुछ काम में जाए ताकि मुन्नी का चेहरा खिल सके। उसके मन में एक आशंका ये भी थी कि सेठ जी बहुत चालाक है। बिना किसी बड़े फायदे के वे किसी को रात के वक्त नहीं बुलाते। जब वो हवेली पहुंचा तो देखा सेठ बच्चन जी अपने ऊंचे बरामदे में नक्काशीदार कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हवेली की पीली रोशनी में उनकी परछाई दीवार पर किसी दैत्य जैसी लग रही थी। रामू को देखते ही उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। आ गया रामू, बैठ बैठ, तेरे लिए एक जरूरी काम है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे रामू को किसी बलि के बकरे की तरह देख रहे हों। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, जी सेठ जी, हुक्म कीजिए। गरीब आदमी हूँ, आपकी सेवा में ही मेरी रोटी है। देख रामू, तू तो जानता है कि शमशान के पास वाला मेरा गन्ने का खेत कितना लहलहा रहा है। इस साल फसल बहुत अच्छी है, पर पिछले कुछ दिनों से वहां कोई चोर गन्ने तोड़ रहा है। रात भर वहां पहरा देना होगा। गांव का कोई और हिम्मत नहीं कर पा रहा, सब डरपोक हैं। अगर तू एक रात वहां टिक गया तो तुझे 100 रुपया नकद दूंगा। 100 रुपया? उस जमाने में ये एक बड़ी रकम थी। रामू का दिल धक से रह गया। शमशान का नाम सुनते ही उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। गांव में मशहूर था कि उस शमशान के पास छलावा रहता है, जो रूप बदलकर लोगों को पागल कर देता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। कई लोगों ने वहां अजीब रोने की और पायल की आवाजें सुनी थी, पर उसे मुन्नी का मासूम चेहरा याद आया। उसे अपनी बेटी के लिए कपड़े और पत्नी के लिए दवा लेनी थी। डर पर लालच और मजबूरी हावी हो गई। रामू ने अपनी मुट्ठियां भींची और बोला, ठीक है सेठ जी, मैं रखवाली कर दूंगा, पर पैसे कब मिलेंगे? मेरी बेटी बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। पैसे की चिंता मत कर रामू, कल सूरज उगते ही मेरे पास आना, तेरे हाथ में 100 का कड़क नोट होगा। जा अपनी तैयारी कर ले। जब वहां से निकला तो उसे लगा कि सेठ की हंसी में कुछ रहस्य छिपा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। रामू ने हवेली के स्टोर से एक पुरानी लालटेन उठाई, उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल भरा और एक मजबूत लाठी लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव की आखिरी बस्ती की रोशनी से दूर हो रहा था, हवा ठंडी, भारी और बोझिल होती जा रही थी। गीदड़ों की आवाजें अब पहले से ज्यादा तेज और करीब सुनाई दे रही थीं। रास्ते में पड़ने वाले पुराने पीपल के पेड़ भी उसे डराने लगे थे, जैसे उनकी टहनियां उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। जब वो गन्ने के खेत के पास पहुंचा तो उसे शमशान से आती हुई अध जली लकड़ियों और राख की गंध महसूस हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू को अपनी ही सांसें और धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। अचानक झाड़ियों में से एक सियार तेजी से भागा। रामू उछल पड़ा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। लालटेन की लौ थरथराई, जैसे वो भी डर रही हो।
उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसके चलने की नकल कर रहा है। धत तेरे की, सिर्फ एक जानवर था। उसने खुद को तसल्ली दी और अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। उसने राम नाम का जाप शुरू किया, लेकिन उसका गला सूख रहा था। खेत के चारों ओर गन्ने के ऊंचे पौधों ने एक दीवार सी बना दी थी, जिसके पार देखना असंभव था। खेत के किनारे एक छोटी सी घास फूस की कुटिया बनी थी, जो सालों पुरानी लग रही थी। रामू ने अंदर जाकर लालटेन एक खूंटी पर टांग दी। वहां एक पुरानी चरमराती हुई चारपाई पड़ी थी। चारों तरफ जाले लगे थे। थकान और डर के मारे उसने अपनी फटी चादर रजाई की तरह ओढ़ी और लेट गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर आंख लग जाएगी तो सुबह जल्दी हो जाएगी और वो पैसे लेकर घर जा सकेगा। वो मुन्नी के लिए खरीदी जाने वाली लाल फ्रॉक के बारे में सोचने लगा ताकि उसका मन भटक सके। अभी उसे झपकी लगी ही थी कि अचानक एक तीखी, चुभने वाली हंसी की आवाज आई, जो गन्ने के पत्तों को चीरती हुई आई थी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसमें एक अजीब सा गूंजता हुआ पागलपन था। रामू, अकेले आए हो? रामू झटके से उठा। पसीना उसकी पेशानी से बहकर आंखों में जा गिरा। उसने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और बाहर आए। कौन है? कौन हंस रहा है? बाहर आओ। उसने चिल्लाकर पूछा। उसे लगा कि शायद गांव के शरारती लड़के उसे डराने आए हैं या कोई गन्ना चोर है जो उसे भगाना चाहता है। उसने चारों ओर लालटेन घुमाई। गन्ने के ऊंचे ऊंचे पौधे हवा में झूम रहे थे, जैसे वे जीवित हों और आपस में कानापूसी कर रहे हों। उनकी परछाइयां जमीन पर नाच रही थी। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई, सीना तान कर गरज कर बोला, देखो भाई, जो कोई भी हो सामने आओ। आज तुम लोग गन्ने का एक पोर भी नहीं चुरा पाओगे। मेरा नाम रामू है। अगर एक थप्पड़ पड़ गया तो 4 दिन खटिया पे पड़े रहोगे। मैं यहां अपनी बेटी की खुशियों की रखवाली कर रहा हूं। उसके स्वर में दृढ़ता थी, लेकिन उसके घुटने कांप रहे थे। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी थी। रामू को लगा कि शायद उसका वहम था। मन का डर कानों में गूंज रहा था। वो वापस कुटिया में जाकर सो गया, पर इस बार उसने लाठी अपने सीने से सटा ली। नींद अभी गहरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वातावरण का तापमान गिर गया। कुटिया के अंदर ओस गिरने लगी और दीवारें नमी से ठंडी पड़ गईं। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अरे रामू, ओ रामू, सुन रहा है? बाहर आ। देख, कुछ लोग गन्ने चुरा रहे हैं। सो गया क्या आलसी? मैं यहां खेत के पीछे खड़ा हूं। अरे, ये तो सेठ जी की आवाज है। वो इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? शायद वे खुद अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं। वो नंगे पैर ही लालटेन लेकर बाहर आया। बाहर सेठ बच्चन नहीं था। सेठ जी, कहाँ हैं आप? उसने पूरे खेत का चक्कर लगाया। गन्ने के पत्तों से उसके हाथों पर खरोंचे आ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और शमशान की धुंधली सी आग दिख रही थी। रामू अपनी कुटिया की चौखट पर बैठ गया और हांफने लगा। वो सोचने लगा, क्या सेठ जी सच में आए थे या मैं सपना देख रहा था? पर आवाज तो एकदम असली थी। वही खनक, वही भारीपन। तभी उसे लगा कि हवा में किसी के चलने की आहट आ रही है, जैसे कोई भारी पैर घसीट कर चल रहा हो। तभी उसे गन्ने के बीच में फिर से कुछ हलचल सुनाई दी। सर, 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 सर। उसने देखा कि एक लंबा काला साया, जो कद में सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था, गन्ने के बीच से निकलकर शमशान की जलती हुई चिताओं की तरफ पड़ रहा था। वो साया इतना विशाल था कि उसकी परछाई ने पूरे खेत को ढक लिया था। रामू को गुस्सा आ गया। उसे लगा यही वो चोर है जो उसे परेशान कर रहा है। आज तो इसे पकड़ कर ही रहूंगा। अगर आज इसे नहीं पकड़ा तो कल सेठ जी पैसे नहीं देंगे। वो साये के पीछे भागा। साया कभी तेज चलता तो कभी अचानक रुक जाता, जैसे रामू को चिढ़ा रहा हो। वो साया कभी एक पेड़ के पीछे छिपता तो कभी सीधे हवा में गायब हो जाता। भागते भागते रामू शमशान के बीचों बीच पहुंच गया।
वहां एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे, जिसकी जड़ें सांपों की तरह लटक रही थी, एक बूढ़ा आदमी बैठा चिलम सुलगा रहा था। चिलम की आग से उसका चेहरा डरावना और झुर्रियों वाला लग रहा था। उसकी त्वचा फटी हुई थी, जैसे कोई पुरानी खाल हो। रामू हाफते हुए उसके पास गए। अरे काका, आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? और आपने किसी को इधर भागते हुए देखा? कोई चोर मेरे खेत से इधर आया है। बेटा, यही मेरा घर है। तू यहां क्या कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि इस जगह रात को क्या रहता है? यहां हवाएं बातें करती हैं और मुर्दे नाचते हैं। तू यहां से चला जा, वरना लौट नहीं पाएगा। रामू को अपने मरहूम चाचा की बात याद आई, जो अक्सर इस रास्ते की डरावनी कहानियां सुनाते थे। काका, सुना तो है कि यहां छलावा रहता है, पर वो सब तो बुजुर्गों के किस्से कहानियां हैं। मैं तो गरीब आदमी हूं, सेठ बच्चन जी के गन्ने की रखवाली कर रहा हूं। मुझे डर नहीं लगता, मुझे काम पूरा करना है। अच्छा, निडर है तू। उधर गया है वो साया जिसे तू ढूंढ रहा है। उसने एक तरफ पुरानी चिताओं की राख की ओर इशारा किया, जहां से नीली लपटें उठ रही थीं। रामू उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि कुछ अजीब है, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा गायब था। वहां न चिलम की महक थी, न राख, न कोई निशान। वहां सिर्फ एक खाली पुरानी कब्र थी। रामू के पैर कांपने लगे। उसके हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। ये क्या हो रहा है? क्या वो बूढ़ा भी कोई प्रेत था? रामू उल्टे पांव खेत की तरफ दौड़ने लगा। उसके फेफड़ों में जलन हो रही थी और सांसें उखड़ रही थी। तभी सामने से खुद सेठ बच्चन जी आते दिखे। उनकी चाल में एक अजीब सा लचकपन था, जैसे उनकी हड्डियां रबर की बनी हो, और उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। वो बोल, रामू बेटा, तू यहां क्या कर रहा है? तूने मेरा काम ठीक से नहीं किया। अब आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। शमशान की धरती अपना हिस्सा मांगती है। रामू पीछे हटा। उसे अब समझ आ गया कि ये असली सेठ जी नहीं है। सेठ जी कभी इतनी रात को जंगल में पैदल नहीं आते। उसने चिल्लाकर कहा, मैं जान गया हूं, तुम सेठ जी नहीं हो। तुम वही छलावा हो जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। तुम मुझे डराकर भगाना चाहते हो, पर मैं मुन्नी के लिए 100 रुपया लेकर ही जाऊंगा। मेरी गरीबी तुमसे बड़ी है। यह सुनते ही छलावे का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसके चेहरे की खाल पिघलने लगी और वो अपने असली भयानक रूप में आ गया। उसका शरीर धुएं जैसा काला और पारदर्शी था। हाथ जमीन तक लंबे थे और नाखून लोहे के खंजर जैसे। वो जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उड़ने लगा। उसकी आवाज अब हजारों कौवों के एक साथ बोलने जैसी थी। रामू अपनी जान बचाकर कुटिया की तरफ भागा, लेकिन छलावा पलक झपकते ही हवा की तरह उसके सामने आ गया। अब छलावे ने एक और भयानक चाल चली। उसने हूबहू रामू का ही रूप ले लिया। वही फटी कमीज, वही चेहरा, वही डर। वो रामू के सामने खड़ा होकर बिल्कुल उसकी तरह ही कांपने लगा। वो रामू की आवाज में बोला, अब कौन पहचानेगा असली कौन है? मैं गांव जाऊंगा, तेरी जगह मैं रहूंगा। अब तो तेरी बेटी को भी मैं ही पसंद आऊंगा। वो मुझे ही बापू कहेगी। मैं उसे अपने साथ इस अंधेरे में ले आऊंगा। मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत ले। तू मेरी परछाई ले सकता है, मेरा रूप ले सकता है, पर मेरा बाप वाला दिल नहीं। छलावा रामू पर छपटने ही वाला था कि रामू को अपने चाचा की एक और बात याद आई, जो उन्होंने मरते वक्त कही थी। बेटा, ये छलावे और बुरी आत्माएं सिर्फ भ्रम फैलाती हैं। ये आग और पवित्र रोशनी से डरती हैं। रोशनी के सामने इनकी माया नहीं चलती। सत्य की रोशनी के आगे अंधकार टिक नहीं सकता। रामू ने देखा कि लालटेन में अभी भी थोड़ा तेल बचा है। उसने बिना सोचे समझे जलती हुई लालटेन छलावे के ऊपर फेंक दी। कांच फूटा और मिट्टी का तेल छलावे के धुएं जैसे शरीर पर गिर गया। आग की लपटों ने उसे घेर लिया।
वो मायावी शरीर असली आग को सहन नहीं कर पाया। छलावा जलने लगा और उसका आकार छोटा होने लगा। छलावा दर्द से ऐसी भयानक आवाज में चीखा कि आसपास के पक्षी पेड़ों से उड़ गए और पूरे खेत में उसकी चीखें गूंज उठी। तूने मुझे जला दिया। एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत। पर याद रख, मैं नष्ट नहीं हुआ हूं। मैं फिर आऊंगा जब अंधेरा बढ़ेगा और इंसानों का साहस कमजोर पड़ेगा। आग की उस तेज रोशनी में छलावा धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंततः काले धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। रामू का शरीर जवाब दे चुका था। डर, थकान और मानसिक तनाव के कारण वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने मुन्नी का मुस्कुराता चेहरा आया और वो बेहोश हो गया। सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण गन्ने के खेत पर पड़ी और चिड़ियों के चहकने की आवाज आई तो वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। सेठ बच्चन जी वहां पहुंचे। अरे ओ रामू, उठ, देख सुबह हो गई, सूरज चढ़ाया है, अपना इनाम ले। रामू हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखों में अभी भी रात का खौफ नाच रहा था। फिर उसने सेठ को रात की सारी भयानक दास्तान सुनाई। वो आवाजें, वो पूरा और वो छलावा जिसने उसका रूप धरा था। सेठ जी, आपको सब पता था ना? आपको पता था कि वहां कोई चोर नहीं बल्कि छलावा है। आपने मुझे जानबूझकर मौत के मुंह में भेजा। क्या एक गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? हाँ रामू, मुझे पता था। पिछले 3 रखवालों को उसने पागल कर दिया था। कोई भागा तो कोई आज भी अस्पताल में है। पर मुझे यह भी पता था कि इस पूरे गांव में सिर्फ तू ही इतना बहादुर और ईमानदार है जो अपनी जिम्मेदारी के लिए जान पर खेल सकता है। उस छलावे को हराने के लिए किसी तलवार की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ इंसान की जरूरत थी जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो और पाने के लिए अपनों का प्यार हो। तूने आज उस खेत को ही नहीं, गांव को भी उस डर से मुक्त कर दिया।